Hello everyone. It is continuation of the chapter Financial Statements of a Company, जो कि आपका चैप्टर 1 पार्ट बी का है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट में दो पार्ट्स होते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज और दूसरा एसेट। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में चार मेन हेड्स होते हैं: शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। लाइकवाइज एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ये दो हेड्स होते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज की डिटेल हम कर चुके थे करंट लायबिलिटीज के ट्रेड पेएबल्स तक, तो आज हम इसकी बाकी की डिस्कशन करते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले करंट लायबिलिटीज सी नंबर पर है, अदर करंट लायबिलिटीज नोट नंबर 7। तो नोट नंबर 7 पर अदर करंट लायबिलिटीज देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। समझिए क्या होता है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। मान लीजिए कोई आपने डिबेंचर्स इशू किए 5 ईयर्स के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म डेट्स था, लेकिन अब इन डिबेंचर्स का ये मैच्योरिटी ईयर है, अब ये डिबेंचर्स रिडीम होने वाले हैं, तो इन डिबेंचर्स को अब हम करंट लायबिलिटीज में इंक्लूड करेंगे। इसलिए यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल मैच्योर्ड डिबेंचर्स। ठीक है। सेकंड नंबर पर है इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स। समझिए क्या होता है इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। लेट अस सपोज कि आप अकाउंट्स बना रहे हैं 2019-20 के, मीन्स अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक। अब जनवरी से लेकर के और मार्च तक का आपका इंटरेस्ट पे नहीं हुआ, लेकिन सपोज कि इस इंटरेस्ट की जो ड्यू डेट है वो जून 2020 है। अकाउंट्स तो ओवर होंगे हमारे 31 मार्च 2020 को, लेकिन ड्यू डेट जो इंटरेस्ट की है वो 30 जून है। जैसे हमको पता है कि हाफ ईयरली इंटरेस्ट डिबेंचर्स पर दिया जाता है, तो लेट अस सपोज कि इसकी जो ड्यू डेट है वो 30 जून 2020 है। तो अब जनवरी, फरवरी और मार्च, ये जो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट है ये एक्रू तो हो गया, लेकिन अभी तक ड्यू नहीं हुआ क्योंकि इसकी ड्यू डेट 30 जून 2020 है। तो ये इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। इसके बाद है इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स। वो इंटरेस्ट जो एक्रू भी हो चुका, ड्यू भी हो चुका। मान लीजिए आप अकाउंट्स बना रहे हैं 2019-20, 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक। सपोज कि इंटरेस्ट की ड्यू डेट 31 मार्च 2020 है, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट देना रहता है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट एक्रू भी हो चुका, ड्यू भी हो चुका, तो वो आ गया इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। इसके बाद इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कंपनी के द्वारा कोई भी इनकम एडवांस में रिसीव हो गई तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अनपेड डिविडेंड, कोई डिविडेंड डिक्लेयर हो गया था लेकिन अभी तक पे नहीं हुआ, तो अनपेड डिविडेंड करंट लायबिलिटी हो गया। नेक्स्ट, एक्सेस एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। अप्लाई हो चुके हैं शेयर्स, लेकिन उनको कोई भी शेयर्स देने नहीं है। अप्लाई तो किया लोगों ने, लेकिन आप उन्हें शेयर नहीं दे रहे, उनका पैसा वापस कर रहे हैं। तो ये जो रिफंड है, और अगर इस रिफंड पे कोई इंटरेस्ट भी बनता है तो उसे कहते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। ये भी करंट लायबिलिटी है क्योंकि बहुत थोड़े टाइम में आपको ये रिफंड करनी होती है। लाइकवाइज बेटा, अनपेड मैच्योर्ड डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। कोई भी मैच्योर्ड डिपॉजिट्स हैं जिनके अभी पेमेंट नहीं की या उनके ऊपर कोई इंटरेस्ट भी है, तो वो भी करंट लायबिलिटी, क्योंकि within a very short period you have to repay that amount. Likewise, unpaid matured debentures and interest thereon. इसी तरीके से नेक्स्ट है कॉल्स इन एडवांस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शेयर होल्डर्स कॉल ड्यू करने से पहले ही अमाउंट पे कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। ये भी करंट लायबिलिटी है क्योंकि बहुत जल्दी आपको इस अमाउंट को एडजस्ट करना होगा। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। Outstanding expenses, expenses due but not paid. Then other payables. Other payables में जैसे प्रोविडेंट फंड पेएबल।
प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन होता है बेटा एक, कुछ जिसमें एम्प्लॉयज़ और कुछ एम्प्लॉयर्स अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और ये अमाउंट देना है क्योंकि एम्प्लॉयज़ को, तो प्रोविडेंट फंड पेएबल जितना अमाउंट, अगर मान लीजिए जो कंपनी है, कंपनी एम्प्लॉयर हो गई, तो एम्प्लॉयर की तरफ से जो अमाउंट, जो कंट्रीब्यूशन जाना रहता है वो प्रोविडेंट फंड पेएबल हो गया। और अगर बाय चांस मान लो कि प्रोविडेंट फंड एक अलग से रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड नहीं है, सपोज कंपनी का अपना फंड है, तो एम्प्लॉयज़ को जो अमाउंट देना है वो भी प्रोविडेंट फंड पेएबल हो सकता है। इसी तरीके से ईएसआई पेएबल, ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इस इंस्टीट्यूशन में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका ट्रीटमेंट होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एक्चुअली इसकी कॉस्ट सिर्फ क्या होती है कि बहुत एक नॉमिनल सा अमाउंट एम्प्लॉयज़ को अपनी सैलरी में से कंट्रीब्यूट करना होता है और इसी तरीके से कुछ अमाउंट एम्प्लॉयर्स को भी कंट्रीब्यूट करना होता है। तो एम्प्लॉयर्स का अमाउंट जो कंट्रीब्यूशन अभी रहता है पे करना, उसे हम ईएसआई पेएबल कहते हैं। जीएसटी पेएबल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अगर कंपनीज के द्वारा जीएसटी से रिलेटेड कुछ भी अमाउंट की पेमेंट करनी रहती है तो वो भी करंट लायबिलिटी। लाइकवाइज अब आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ऐसे प्रोविजंस जो 1 ईयर से कम के लिए हैं वो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो गए। इसमें पहला है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर्स करंट एसेट होती है उससे रिलेटेड प्रोविज़न है। प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में भी था, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में भी है। अगर 12 मंथ से ज़्यादा के लिए है तो लॉन्ग टर्म, 12 मंथ से कम के लिए है तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। और जैसे प्रोविज़न फॉर टैक्स और प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स, ये भी आपके शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंडर में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें एसेट्स की। एसेट्स में देखिए नॉन करंट एसेट्स के अंडर में पहले है फिक्स्ड एसेट्स। आपको पता है फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो रीसेल के पर्पस से नहीं परचेज की गई बल्कि प्रोडक्शन पर्पसेस से परचेज की जाती हैं। तो इसके अंडर में टैंजिबल एसेट्स, इनटैंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इनटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट है। तो पहले हम बात करते हैं टैंजिबल एसेट्स की। द एसेट्स विच कैन बी सीन और टच्ड। नंबर 9 पर टैंजिबल एसेट्स के एग्जाम्पल हैं, वैसे आप सभी को ये पता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर, कंप्यूटर्स, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट, अदर्स। Likewise, intangible assets, the assets which cannot be seen or touched or which do not have the physical existence are called intangible assets. जैसे गुडविल, फर्म के द्वारा, कंपनी के द्वारा, बिजनेस के द्वारा जो रेप्यूटेशन अर्न की जाती है दैट इज कॉल्ड गुडविल। ब्रांड, हर कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए एक पर्टिकुलर ब्रांड फिक्स करती है और जब ये रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो इन्हें कहते हैं ट्रेडमार्क्स। हर कंपनी का अपना अपना ट्रेडमार्क होता है और कंपनी की ट्रेडमार्क को कोई दूसरी जो कंपनी है या बिजनेस है वो यूज़ नहीं कर सकते। लाइकवाइज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर आपको दिखाई देता है दैट इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर और उसकी जो प्रोग्रामिंग होती है दैट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। और माइनिंग राइट्स, माइंस जो अर्थ के नीचे से कुछ जो मिनरल्स वगैरह निकाले जाते हैं तो उन्हें माइंस कहते हैं बेटा। तो उस माइनिंग के जो राइट्स होते हैं वो इंटैंजिबल एसेट हो गए। मास्ट हेड्स एंड पब्लिशिंग टाइटल्स, जो ये जर्नल्स, मैगजीन्स वगैरह होती हैं इनका जो फ्रंट कवर पेज होता है ये मास्ट हेड्स पब्लिशिंग टाइटल्स में इंक्लूड होता है। कॉपीराइट्स, किसी भी चीज़ को कॉपी करने का राइट कॉपीराइट होता है। जैसे बुक्स के लिए आप देखते हो कॉपीराइट या तो राइटर के पास होता है या पब्लिशर के पास होता है। इसी तरीके से कंपनी के पास भी अगर कोई कॉपीराइट्स हैं तो उसकी इंटैंजिबल एसेट्स हो गई। लाइकवाइज पेटेंट्स, कंपनी ने कोई इन्वेंशन कर ली, उस इन्वेंशन को भी कोई और, उस जो न्यू टेक्नोलॉजी जो इन्वेंट की है कोई और यूज़ ना करे, इसके लिए कंपनी उस इन्वेंशन को, उस टेक्नोलॉजी को पेटेंट करा लेती है तो वो पेटेंट्स भी इंटैंजिबल एसेट्स हो गए। इसी तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सर्विस एंड ऑपरेटिंग राइट्स, रेसिपीज़, फार्मूले, मॉडल, डिज़ाइंस, प्रोटोटाइप्स। बेटा जैसे आप
कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो अब मैगी नूडल्स है, उसमें जो मसाला यूज़ होता है, वो जो रेसिपी यूज़ होती है, जो वो फार्मूला यूज़ होता है, जो सिस्टम यूज़ होता है, जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, आप देखोगे कि बिल्कुल डिट्टो आपको वैसा किसी दूसरे में नहीं मिलेगा, है ना। अगर आप टेस्ट भी कर रहे हैं आइज़ क्लोज करके भी, इवन देन यू कैन रिकॉग्नाइज कि ये मैगी नूडल्स हैं या पतंजलि वाले हैं या यूपी के हैं या कौन से हैं। इट मीन्स कि सबका एक अपना अलग अलग फार्मूला है, अपनी अपनी रेसिपी है, ठीक है। तो वो उसकी इंटैंजिबल एसेट हो जाती हैं। प्रोटोटाइप्स, कोई एक, जब बिल्कुल स्टार्टिंग में किसी चीज़ का एक स्ट्रक्चर आपने बनाया था जिसके ऊपर बेस्ड फिर आप प्रोडक्ट को डेवलप करते रहे, तो वो प्रोटोटाइप्स। तो इस तरीके से ये सभी आपके इनटैंजिबल एसेट में हो जाते हैं। ऐसे ही लाइसेंस और फ्रेंचाइज, किसी काम को करने के लिए लाइसेंस की नीड है तो लाइसेंस के जो राइट्स हो गए। फ्रेंचाइज, अगर आपने फ्रेंचाइजी किसी से ली हुई है या आप किसी और को दे सकते हैं, वो उस फ्रेंचाइज पे जो आपका राइट है। जैसे हल्दीराम अपनी फ्रेंचाइजी दे देता है। जब कोई फ्रेंचाइज़र अपने किसी को फ्रेंचाइजी देता है बेटा, तो जो मेथड, जो मटेरियल, जो टेक्निक, जो सिस्टम फॉलो करना है, बिल्कुल वही फ्रेंचाइजी फॉलो करता है, उसमें 1% भी कहीं चेंज नहीं करता। यही रीज़न है कि अगर आप हल्दीराम की जो काजू बर्फ़ी है, अगर आप इसे खाओ ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, है ना, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी, तो वो टेस्ट आपको सेम पता चल जाएगा कि ये हल्दीराम का है। ऐसा तो नहीं है कि हलवाई एक ही है या एक ही फैक्ट्री में बन करके सब जगह सप्लाई हो रहा है। हर जगह अलग अलग हलवाई अलग अलग बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो मैथडोलॉजी, वो मिक्सचर, वो मटेरियल बिल्कुल डिट्टो सेम यूज़ होता है, तो इसलिए उनका टेस्ट सेम रहता है। तो ये सारे इनटैंजिबल एसेट्स में आ जाते हैं। इसके बाद बेटा अब हम इसमें नेक्स्ट देखिए, आप एसेट्स में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का आपको मतलब बताया है कि कुछ काम हो गया, कुछ होना बाकी है। जैसे मान लो कि कोई बिल्डिंग है, कुछ काम हो गया, कुछ होना बाकी है, ठीक है, तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाता है। लेकिन इसका कोई भी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा। लाइकवाइज इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, इसी तरीके से अब वो टेंजिबल एसेट थी अंडर डेवलपमेंट, ये जो हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, ऐसी कोई इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट है जिसका कुछ काम हो गया, कुछ होना बाकी है, तो वो इसमें आ जाएगा, लेकिन इसकी भी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं पूछी जाएगी। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नंबर 11 पर। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट देखिए, These investments are held by the company not with the purpose of reselling. रीसेलिंग के पर्पस से ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं खरीदी जाती, मतलब नॉन करंट है, लंबे टाइम के लिए है। तो इसमें दो तरीके की इन्वेस्टमेंट हो गई, एक तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक अदर। ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी इन शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ अनदर कंपनी टू प्रमोट इट्स ओन ट्रेड एंड बिजनेस। अपने ही बिजनेस और ट्रेड को प्रमोट करने के लिए किसी और कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स खरीद लेना, उसे ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसके अलावा अगर कोई और इन्वेस्टमेंट है तो वो अदर इन्वेस्टमेंट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें आता है डेफर्ड टैक्स एसेट, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नंबर 12 पर है, और अदर नॉन करेंट एसेट आपसे नहीं पूछी जाएगी। तो अब हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की, जो कि नंबर 12 पर है। नंबर 12 पे यह लिखा है कैपिटल एडवांसेस दैट इज गिवन फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट। आपने किसी फिक्स्ड एसेट को परचेज करने के लिए कुछ एडवांस दे दिया, तो क्योंकि फिक्स्ड एसेट को परचेज करने के लिए वो एडवांस दिया है, तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो गए। इसी तरीके से सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स क्या होता है कि स्टार्टिंग में ही आपको कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट रखना होता है और एट द एंड आपको वो अमाउंट रिफंड मिल जाता है, लेकिन वो एंड होता कब है पता नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन एटसेट्रा, टेलीफोन अगर आपने लगवाना है, लैंडलाइन कनेक्शन लगवाना है, तो स्टार्टिंग में कुछ सिक्योरिटी जमा होती है। फिर अगर बाय चांस आप वो फ़ोन रिटर्न कर रहे हो, अब जनरली होता क्या है बेटा कि लाइफ टाइम तक ये चीज़ें चलती रहती है, इसलिए मैंने बोला पता नहीं कब रिफंड होता है, तो वो सिक्योरिटी ही रहती है। तो ये आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो गया। इसके बाद अब बात आती है करंट की, करंट एसेट्स में।
करंट एसेट्स की सभी आइटम्स की डिटेल आपसे पूछी जाएगी। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या आता है इसके अंडर में। करंट इन्वेस्टमेंट नंबर 13, इन्वेंट्रीज नंबर 14, ट्रेड रिसीवेबल नंबर 15, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नंबर 16, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नंबर 17 और अदर करंट एसेट्स नंबर 18। अब इन सभी आइटम्स को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो ये आ गया आपके पास करंट इन्वेस्टमेंट। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट जो 1 मंथ से कम, ब्रैकेट स्लैश करके लिखा है इसमें, ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल का कंसेप्ट भी हमने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो ऑपरेटिंग साइकिल या 12 मंथ्स के अंदर अंदर जिन्हें हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे हम करंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसके बाद इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज के अंडर में इंक्लूड होता है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स। अब अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लो कि जैसे मान लो एक क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कॉटन से क्लॉथ बनाना है, उसने कॉटन परचेज करी, कॉटन रॉ मटेरियल हो गया, कॉटन से थ्रेड बन गया, थ्रेड वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, उस थ्रेड से कपड़ा बन गया पूरा, अभी बिका नहीं है, वो कपड़ा फिनिश गुड्स हो गया। स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेडिंग कंपनीज के द्वारा जो गुड्स परचेज करके एज इट इज सेल करना होता है विदाउट प्रोसेसिंग, उसे कहते हैं स्टॉक इन ट्रेड। अगर यही कोई ये टेक्सटाइल, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, जो कॉटन के क्लॉथ बना रही है और सिल्क ये बना बनाया खरीद करके बेच रही है, ठीक है, तो उसे हम स्टॉक इन ट्रेड कहेंगे। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये भी इन्वेंट्रीज का पार्ट है और लूज टूल्स भी इन्वेंट्री का पार्ट है। इसके बाद 15 नंबर पर ट्रेड रिसीवेबल। जैसे ट्रेड पेएबल्स में 2 कंपोनेंट्स इंक्लूड हुए थे, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। लाइकवाइज ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, इन 2 कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया जाता है। डेटर्स, द पर्सन टू whom goods have been sold on credit but amount has not been received from them। वो पर्सन जिन्हें उधार सामान बेच दिया है लेकिन अभी तक उनसे पेमेंट रिसीव नहीं हुई, उन्हें डेटर्स कहते हैं। और उनके द्वारा जब हमें रिटर्न एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है कि वो पेमेंट कर देंगे पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, तो वो बिल्स रिसीवेबल बन गया। इन दोनों को ऐड करते हैं तो ट्रेड रिसीवेबल्स। कैश और कैश इक्विवेलेंट, बैलेंस विद बैंक, बैंक में जो बैलेंस है, चेक्स या ड्राफ्ट ऑन हैंड, कैश इन हैंड, जो आप बिजनेस में कैश पड़ा हुआ है, और अदर्स। अब इसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स या ऑपरेटिंग साइकिल। ऐसे लोन्स एंड एडवांसेस जो 12 महीने में या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर रियलाइज हो जाते हैं, उन्हें हम शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है अदर करंट एसेट्स। जो पॉइंट्स इनमें कहीं पर डिस्कस नहीं हुए वो आपके अदर करंट एसेट्स हैं, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट अर्न तो कर लिया, अभी मिला नहीं। एडवांस टैक्स, टैक्स एडवांस में पे कर दिया था। डिविडेंड रिसीवेबल, वो डिविडेंड जो हमें किसी दूसरी कंपनी से मिलना है। और अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस टू बी रिटर्न ऑफ विद इन 12 मंथ्स। इन सभी को अदर करंट एसेट्स में इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा बेटा कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ और कमिटमेंट्स हैं, जिन्हें कंपनी की बैलेंस शीट में तो नहीं दिखाया जाता, लास्ट में हम दिखाते हैं इन्हें, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ और कमिटमेंट्स को। तो इसके अंडर में जैसे कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ में आप एग्जांपल देख लीजिए, क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एट डेट, बी आर डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक नॉट येट ड्यू फॉर पेमेंट, proposed dividend for current year, guarantee given by the company, other contingent liabilities। इसी तरीके से कमिटमेंट्स में estimated amount of contracts remaining to be executed on capital accounts and not provided for, uncalled liability on shares और other commitments जैसे arrear of dividends on cumulative preference shares। लेकिन कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ और कमिटमेंट से रिलेटेड भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पेपर में नहीं पूछी जाएगी। आई होप सो कि ये सभी पॉइंट बैलेंस शीट के आपको क्लियर हो गए होंगे प्रीवियस वीडियो और इस वीडियो को मिला करके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।